आ जाओ जल्दी प्लीज। तो सर अब मन्नू भाई आए हैं तो इनके पीछे ही खड़ी होंगी ना, हम जूनियर्स के पीछे थोड़ा ना आएंगे। पागल हो तुम, जूनियर में सीनियर हो भाई। क्या बस क्या हासिल माचिस। अरे उससे थोड़े ना होता है जी यार। आई थॉट वी आर ऑलरेडी ऑन। एक जगह पे आपने कहा था कि मैं दूसरों के मोहल्ले की लड़कियों के साथ भी मैं मतलब काफी फेमस था। बॉम्बे आप मुझसे पहले आए? ना ना ना, आप मेरे से पहले आए। अरे जब मैं आया तो आप ऑलरेडी जिम में वर्कआउट कर रहे थे। अपना बैठे, अरे ये रोल मैं करूंगा, मुझे करना है। अरे एकदम तुम करोगे यार, चल तू कर। ये हारे हुए लोगों का होता है, उससे मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। हिम्मत है तो डटो। कल को मैं अगर अपने बेटे को लॉन्च करना चाहूंगा, अगर मेरा बेटा बोलेगा कि मैंने फिल्मों में आने, तो कल को आप मेरे ऊपर भी बोलोगे कि ये नेपोटिज्म में अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है। अभी तो कॉफी नहीं आई है भाई। कॉफी नहीं आई, कॉफी नहीं आई। मैंने इंडिगो में खाना खाने गए हुए थे। इंडिगो में खाना खाने? हाँ, इंडिगो रेस्टोरेंट है। ओ अच्छा। Have you tried drinking in the morning? मैंने कहा नो सर। Oh, don't try. अगर मैं इस इंडस्ट्री में 30 साल से रहा हूं, ठीक है, एक इंसान को नहीं मैं जानता था इस इंडस्ट्री में। ये आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए हैं, तो ये हमारी तरफ से है। बादशाह यू कैन ऑल्सो हैव इट। इससे किसी को कुछ याद आया हो ना आया हो, लेकिन जिमी जी आपको जरूर कुछ याद आया होगा। हाँ, याद आ गया। हाँ तो भाई मोहल्ला थोड़ा शोर और मचाओ यार, थोड़ा जोन में आते हैं। ऑलराइट सर, वेलकम टू मेरे मोहल्ले में। ये हमारा मोहल्ला है, एंटरटेनमेंट लाइव का मोहल्ला है, ये हमारे सारे मोहल्ले वाले हैं। ओके। तो पहला सवाल तो यही है कि आपका पहला मोहल्ला याद है जहाँ बड़े हुए? कुछ किस्से, कुछ कहानी? बहुत बहुत कुछ याद है। और जब मैं बड़ा हो रहा था बचपन के दौरान में, तो उस वक्त जो यादें हैं, अब मैं जाता हूँ तो बहुत दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है। पहले बहुत सुंदर था, तालाब, नदी, सब कुछ था घर के आसपास। अब सब जगह पे घर बन गए हैं। तो जो बचपन की यादें हैं वो अभी भी ऐसा लगता है कि कल की बात है। तो आराम से घर से निकले और पॉन्ड में जंप मार गए। घर से निकलती पॉन्ड में? पॉन्ड में जंप मारा, वहाँ स्विमिंग विमिंग की। उसके बाद फिर चलते हुए में कोई फिश हाथ में आई तो उसको भी पकड़ लिया, फिर उससे फिशिंग विशिंग की, फिर पेड़ पे चढ़ गए। इंटरेस्टिंग। किसी का आम तोड़ लिया, किसी का अमरूद चुरा लिया, किसी के गार्डन से कुछ कोई खूबसूरत फूल है तो वो तोड़ लिया। कभी पीछे कुत्ता भाग रहा है, कभी कुत्ते का मालिक। तो ऐसे जद्दोजहद में चलते हुए बहुत तेजी से एक फ्लैश की तरह पूरा बचपन निकल गया। तो बचपन से ही आतंक मचा रखा था पूरा जबरदस्त। हाँ, हर वक्त। और पापा नाराज रहते थे, कुछ भी होता, किसी से भी लड़ाई होती, पापा बोलते जरूर तेरी गलती होगी। वो पहले से ही सॉर्ट। तो भी टीचर को जाके बोलते थे, जैसे हमारे पेरेंट्स तो बोलते थे इसको मारिए, इसकी खाल उखाड़ दी। हाँ, पूरा उस वक्त का वो ट्रेडिशन था ना कि बाप पिटवाता था अपने बेटे को। अब आज नहीं होता ऐसा। आज अगर टीचर हाथ लगा दे तो अरेस्ट हो जाएगा। सीरियसली? हाँ, आज तो मामला कुछ और हो गया, पर उस वक्त बहुत अच्छा था जमाना। ऐसे कुछ आज तो पेरेंट्स भी ज्यादा नहीं मार सकते बच्चों को। मैंने तो मार खाई है पापा से। तो मोहल्ले में ऐसे कोई कैरेक्टर्स थे जिनको आज भी आप मिस करते हैं? एक से एक कैरेक्टर थे। मतलब आप, ये छोटे मोहल्ले की एक सबसे खास बात होती है कि वहाँ हर आदमी का एक अलग किरदार होता है, एक कैरेक्टर होता है, उसकी आवाज़ अलग है। आप छत पे खड़े आप समझ गए कि वो बंदा जा रहा है, भले वो दिख नहीं रहा है पर उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग है। हर एक इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है मोहल्ले में। लेकिन जैसे ही आप शहर में आते हो, हर कोई एक सा दिखने लगता है, हर किसी की पर्सनालिटी एक जैसी हो जाती है और सब घुल मिल जाते हैं, एक से लगने लगते हैं। पर छोटे मोहल्ले की जहाँ से आपका बचपन गुजरा है, वहाँ पे हमेशा बहुत सारे किरदार हैं, बहुत इंटरेस्टिंग किरदार हैं। जैसे एक नंदा भैया थे, अब तो नहीं रहे, तो हम लोग के हीरो थे। बाजार समिति में गए, हम बच्चों को भूख लगी है, चल उठा ले भाई, क्या चाहिए भैया? केला, चल ले ले। अब वो केला लेके अब जा रहे, केले वाला कुछ नहीं बोल सकता है, थोड़ा सा उनका इमेज था वैसा खतरनाक वाला। फिल्म देखने चले गए, वहाँ पे टिकट ब्लैक हो रही है, हमको टिकट नहीं मिल रही है, सडनली वो जाके ब्लैक ईयर को देने लगे, थाप 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 पूरा टिकट लेके सबको बांट दिया। तो इस तरह के बहुत किरदार थे जो आउट ऑफ द वे जाके एक दूसरे की मदद करते थे मोहल्ले में। किसके घर में क्या खाना बन रहा है ये भी पता चल जाता था।
क्योंकि छोटा मोहल्ला था। अब तो बहुत बड़ा हो गया है, महक आ जाती थी और अच्छा खाना बना तो एक दूसरे के घर पे भी पहुंचा दिए। और इस तरह से टीवी है तो मोहल्ले में 2 ही घर पे टीवी है, तो सब लोग वहीं जमा हो रहे हैं देखने। तो जगह कम थी लेकिन दिल में सबके बहुत जगह थी। अब वही लोग, सब लोग काफ़ी रिच हो गए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि अब सब अकेले अकेले होते जा रहे हैं। कमरे बड़े हैं, दिल छोटे हो गए। जिमी सर, आप उनकी बात सुनते सुनते ऐसा लगा आप भी अपनी एक अलग ट्रिप पे थे। मैं बिल्कुल वही चीज़ों में चला गया था कि तो आपका मोहल्ला कैसा था बचपन से ही? मतलब मोहल्ले में आपकी चलती तो होगी, जिमी आ रहा है। जसजीत आपका नाम है, हमने रिसर्च किया तो। फिर वो जसजीत से जिमी, जसजीत कैसा था? और मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हम उनमें से हैं जो अपने मोहल्ले में ही नहीं दूसरों के मोहल्लों में भी मतलब बोल माने जाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बट कैसा था आपका मोहल्ला? अच्छा था, अपना मोहल्ला भी ऐसा ही था जैसा ये बता रहे हैं, और सारा कुछ है। बट जब ये सब बातें कर रहे थे तो हम भी विजुअलाइज कर रहे थे कि कैसे वो ज़माने में गर्मियों में वो आइसक्रीम वाला जब आता था तो वो बजाता हुआ आता था, रगड़ा पता लग जाता था कि भैया अभी क्या। और कुछ वो थोड़े से हल्के से उनके शरारती भी वो लोग होते थे, तो उनको पता था अगर टाइमिंग 5 बजे की है उसको चक्कर घुमाने के लिए, तो एक चक्कर वो 4 बजे भी घुमा देता था। उनको पता था ये कुछ है लड़के जो खरीदेंगे 25-50 बच्चे जो जागे हुए हैं, ये लोग 2 राउंड मारेंगे तो ये 4 बजे भी गर्मी में खाएंगे। राइट। तो 2 चक्कर भी घुमा देता था। अलग अलग कमाल के किस्से हैं। और बट आज जहाँ पर आप खड़े हैं उसमें आपके मोहल्ले का कितना बड़ा हाथ है? मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज मेरे मोहल्ले ने मुझे स्ट्रांग बनना सिखाया। मेरे मोहल्ले ने मुझे ये सिखाया कि खुद पे कैसे कॉन्फिडेंस रखो, फाइट करना सिखाया, जूझना सिखाया, और गिर के खड़ा होना सिखाया। कि आप गिर गए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, गिरने के बाद आप फिर से खड़े हो गए वो इम्पोर्टेंट है। फिर गिरे आप, फिर खड़े हो जाइए, फिर गिरिए, फिर खड़े हो जाइए। इंडस्ट्री में टिकना इतना आसान नहीं है, बहुत झटके लगते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स है। तो कहीं ना कहीं मेरे मोहल्ले से मैंने काफ़ी स्ट्रेंथ लिया है, क्योंकि मैं जिस मोहल्ले का हूँ, बहादुरपुर बाजार समिति पटना में, वहाँ जस्ट अगम कुआं है जहाँ पे अशोक महान, अशोका दी ग्रेट ने अपने 99 भाइयों का गला काट कर डाला हुआ है, उसी अगम कुआं में। तो पाटलिपुत्र पटना मतलब अशोक की राजधानी हुआ करती थी। तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मतलब एक्सट्रीम में थे। कोई था तो बहुत इंटेलिजेंट था, और कोई अगर क्राइम में था तो फिर वो उसी दिशा में निकल जाता था। तो मैं कहूँगा कि मेरे मोहल्ले से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं स्टीफेंस दिल्ली पहुँचा तो वहाँ पे मेरे मोहल्ले के पुराने दोस्त, जो लोग मेरा कॉन्फिडेंस तब से बढ़ाते थे जब मैं कुछ नहीं था, और वो अभी भी मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। क्योंकि अब तो कहने के लिए बहुत सारे दोस्त नए बनते हैं, पर वो कुछ उनका मोटो रहता है। पर वो फ्रेंड्स जो शुरू से चले, जब मैं ज़ीरो था तब से लेके वो आज तक हैं वैसे ही, वो कभी बदले नहीं। ये मैंने अपने मोहल्ले से बहुत अच्छी बात सीखी कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसे बदलना नहीं चाहिए। अच्छा, गिर के उठने वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगा, और उसके बाद फिर हम मोहल्ले की ओर रुख भी करेंगे, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे सवाल हैं। और काफी पैनी निगाहों से घूर रहे हैं। बट आपने एक जगह मेंशन किया था अपने एक इंटरव्यू में कि जब आपका यू वर गोइंग थ्रू अ डार्क फेज इन योर करियर, और उस वक्त आपके पिता ने आपको एक वैदिक लाइन कही थी, कार्यम साधयामि वा शरीरम पातयामि वा। जब मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ब्रेक होने लगा, मैंने कहा मुझे लगता है कुछ हो नहीं पाएगा यहाँ पे। तो पहले तो पापा ने बहुत डिस्करेज किया था कि क्यों जा रहे हो यार, तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, तुम पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी कंप्लीट कर सकते हो, मुझे मालूम है तुम क्लियर कर लोगे। और इतना पैसा खर्च करके स्टीफेंस में डाला, तो उनका तो वो हार्ट ब्रोकन थे जब मैंने कहा कि मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा हूँ। पर वही बाप, जब उनको पता चला कि मैं थोड़ा सा टूट रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि कार्यम साधयामि वा शरीरम पातयामि वा, या तो कार्य की सिद्धि होगी वरना शरीर का विनाश होगा। अगर आप ये सोच लेते हैं तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोकेगा। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो खत्म हो जाइए। यही 2 चॉइस थी मेरे पास, कि या तो बनो या तो खत्म हो जाओ, डू और डाई। हाँ, बट आप बन गए। Can we get a round of applause on that? God is kind. Yes, God has been kind. जिमी सर, अगला सवाल आपके लिए मोहल्ला लेकर आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो आपसे सवाल पूछने के लिए बड़े बेताब है, स्पेशली हमारे मोहल्ले की लड़कियां। आप अपने मोहल्ले की लड़कियों में पॉपुलर थे?
बोल ही दीजिए ना आप, हाँ था तो क्या कर सकते। इतना लंबा पॉज। सर हर चीज का जवाब देना ना, ये याद रख लो कि आज आप एक जवाब दोगे जी, उसके सवाल जो हैं आपके जिंदगी भर गूंजेंगे। एक जगह पे आपने कहा था कि मैं दूसरों के मोहल्ले की लड़कियों के साथ भी मैं मतलब काफी फेमस था, ये था वो, उसके बाद जो चलेगा वो 15 साल तक जाने के बाद तो मैं हर चीज में थोड़ा पॉज लेके समझता हूँ कि इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। I'm just saying popular, you can be हाँ, popular. आराम से। What a nice guy. अब तो शादी को इतने साल हो गए यार। तो जी आपको ऐसा लग रहा है, इतनी बहुत बड़ी बात है, इतना पॉपुलर मैं था नहीं उस टाइम पे। तो कब रियलाइज हुआ कि हाँ अब मैं पॉपुलर हूँ? मुझे आज भी नहीं रियलाइज होता कि मैं पॉपुलर हूँ। आई एम श्योर लड़कियां विल डिसएग्री। ओके मोहल्ला, जिमी शेरगिल पॉपुलर है कि नहीं, थोड़ा हूट करके बताइए। तो जिमी जी, मेरा नाम तनुनाक्षी है और प्यार से सब मुझे तनु कहते हैं। और आपका तनु के साथ बड़ा एक अलग ही रिश्ता रहा है, राजा अवस्थी आप बने हैं। पहली बात तो आज़म के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। ट्रेलर बहुत मज़ेदार है, और मज़ेदार मतलब एंटरटेनिंग वाला मज़ेदार नहीं, पर जो थ्रिलर है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपको एंगेज रख रहा है। और हम लोग वेट कर रहे हैं कि जब फिल्म आएगी तो क्या क्या होने वाला है, आप दोनों के कैरेक्टर में क्या है, जिसके बारे में ऑफ कोर्स मेरे कोलीग्स यहाँ पर आपसे ज़रूर बात करेंगे। बट जिमी जी सामने हो, तनु सामने हो, और हम तनु वेड्स मनु की बात ना करें तो वो बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तो तनु वेड्स मनु और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, मुझे लगता है जिमी जी आपके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक है, जिसमें एक एक लाइन भी अगर आपने जहाँ बोली है ना तो वो एक क्लासिक डायलॉग बन गया है, जिसे आज भी लोग यूट्यूब पर सर्च करके सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिए कितना क्रेजी एक्सपीरियंस था उन दोनों सीक्वल्स को शूट करना, क्योंकि आपके वन लाइनर्स बहुत मज़ेदार थे। तो आनंद राय जो जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, और हिमांशु जिन्होंने ये फिल्म लिखी थी, तनु वेड्स मनु पहली वाली और दूसरी वाली दोनों, इनके साथ मैंने एक फिल्म की थी स्ट्रेंजर्स, जो आनंद राय की पहली फिल्म थी। तो उस वक्त से हम लोग दोस्त थे। और फिर आनंद कुछ और कहानियाँ लेके कुछ और लोगों के साथ करने की कोशिश कर रहे थे, और फिर अचानक से उनका मुझे फ़ोन आया कि हम लोग एक दिन थोड़ा बैठते हैं नरेशन देनी, क्योंकि एक फिल्म मैं कर रहा हूँ कंगना और माधवन के साथ, मगर उसमें एक बड़ा ही पावरफुल सा किरदार है जो हम सबसे पहले आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अगर आपने नहीं किया तो हम फिर देखेंगे क्या है, क्योंकि आपको सोच के लिखा है, ऐसा टाइप का बोला था। तो मैंने फिर बैठ के, बिकॉज मेरे दोस्त थे, तो मैंने बैठ के पूरी कहानी सुनी। मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी। किरदार का शायद मैंने इतना नहीं सोचा उस टाइम पे, बट मुझे इस बात की खुशी थी कि आनंद फाइनली एक ऐसी हल्की सी कमर्शियल और वैसी वाली फिल्म बना रहे हैं जो पब्लिक को, मुझे ऐसा लगा था कि पसंद आएगी। और फिर फाइनली वो बातें हुई कि भाई इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेटर ऑन। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। सो नरेशन में मुझे सिर्फ कहानी जो है वो ज़्यादा समझ में आई थी, और फिर बाद में जैसे जैसे काम होता चला गया किरदार के ऊपर कि इस टाइप की इसकी लुक होगी, ये होगा, कुछ चीज़ें तो ऑन द स्पॉट हुई हैं। एक उसमें सीन था जहाँ वो बैठी हुई है और नदी बह रही है, उधर से ट्रेन जा रही है, और ये कहता है कि तुम जो है वो क्या था वो, कि तुम या तो खाना बनाना सीख जाओगी या हम समथिंग समथिंग, है ना वो वाला। तो वो सीन लिखा हुआ एक तरीके से था, शायद उसको सोचा गया हो कि इस तरीके से करेंगे, बट अचानक से आनंद राय ने रियलाइज़ किया कि वो उस सीन को शाउटिंग के तरीके से देखना चाहते थे। Like a shouting match. Like a shouting scene where Raja just goes mad. और पीछे से वो गाड़ी जो है वो जा रही है and all that whatever, और उधर ही एक बंदर जो है वो भी इरिटेट कर रहा है। तो वो सब खैर एनिमल राइट्स एंड ऑल की वजह से वो सब करना पड़ता है, सब पहले से ही शायद निकाल दिया था या व्हाटएवर। बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। उधर से वो ट्रेन पास कर रही है, उधर से इसका दिमाग सटका हुआ, उधर से जो है वो बंदर जो है वो कुछ वो मदारी उसको डांस करने की कोशिश कर रहा है, तो यही सडनली लूजेस इट, और फिर वो उसकी तरफ जाता है, और वो पूरी लाइनें हैं वहाँ पे, पूरा वो वन उस पे शूट किया हुआ है, वन शॉट टाइप के उस पे। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑन द स्पॉट बनती हैं। आपने सोचा कुछ और होता है और वो बनता
कुछ और है। और ऑब्वियसली कुछ फनी चीज़ें अगले पार्ट में हो जाती हैं, जैसे कि जब पार्ट 2 आ रहा था तो बड़ा डिस्कशन हुआ और मुझे बोला गया कि राजावस्थी जो है 5 साल बाद अभी वो थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है, तो उसका थोड़ा लुक चेंज हो गया है और ये है वो है। तो मैंने कहा भाई ये तो अच्छा लग रहा है कि कहानी भी ओरिजिनली अगर 5 साल पहले रिलीज हुई थी फिल्म, तो 5 साल बाद की बात हो रही है। तो मैंने अपना पोर्शन जो है उस हिसाब से सारा कर दिया और सब कुछ हो गया। मैं बाद में फिल्म देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार मुझे ही क्यों 5 साल आगे कराया गया है, बाकी सबके सब तो जो है वो उसी दुनिया में घूम रहे हैं, जो फिट है वो वैसे ही फिट है, जो वो है सब उसी तरीके से, तो हम ही को क्यों बूढ़ा होने को कह दिया इन लोगों ने। तो पूछा मैंने, बट उनका चलो उनका कोई लाइनमैन का चक्कर था, उस हिसाब से उन्होंने सोचा हुआ था, मूंछें जच रही हैं अवस्थी जी, जो भी उनका था। तो ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग किस्से जो हैं वो दोनों तन्नू मन्नू के साथ रहे हैं। और एक जो आपकी केमिस्ट्री थी तनु के साथ राजावस्थी की, और उसमें क्लियरली था दोनों पार्ट्स में कि जो तनु कहती है वो राजावस्थी करता है। तो आज ये तनु आपसे एक रिक्वेस्ट करिए, क्या आप एक जो बहुत ही आइकॉनिक आपका डायलॉग है घोड़ी वाला, जिसमें आपने बोला था कि हमें एक बार भी घोड़ी पर चढ़ना नसीब नहीं हुआ और ये है कि घोड़ी पर घूमे जा रहे हैं, एक बार वो राजावस्थी स्टाइल में ज़रूर बोल के दिखा दीजिए। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये तब से घोड़ी पे ही घूम रहे हैं साले को। आई थिंक ऐसा ही कुछ था। जी। हेलो सर, मैं प्रियंका जोशी और मेरा एक क्वेश्चन है नेपोटिज्म पर लेकर, क्योंकि हमेशा बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर सवाल किए जाते रहे हैं कि नेपोटिज्म है, स्ट्रगल करना पड़ता है, जो बाहर से लोग आते हैं, और जो बॉलीवुड के जो स्टार किड्स हैं उनके लिए थोड़ा कम हो जाता है। आपकी इस पर क्या राय है? वो बोला ना, एक बार बोलो तो 15 साल 20 साल वही चीज़ पीछे चलेगी। मेरी तो यही राय है आज भी कि आई थिंक कल को आप मेरे अगेंस्ट बोलेंगे। अब एक टाइम पे मैं आया था, मैं आज भी लगा हुआ हूँ ना, मेरे जैसे कितने ही लोग आते हैं, सब वो करते हैं ना। ये हार मानने वालों का बड़ा आसान तरीका है कि बोल देना कि ये ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कल को मेरा बेटा है, अगर कल को वो इंडस्ट्री में आना चाहेगा, मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा उसे यार। आप समझ रहे हैं? फिर भी कुछ अगर मैं इस इंडस्ट्री में 30 साल से रहा हूं, ठीक है, एक इंसान को नहीं मैं जानता था इस इंडस्ट्री में, एक इंसान को नहीं जानता था मैं, दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं था मेरा इस इंडस्ट्री से। ऑलमोस्ट 30 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं। आई एम श्योर कि आपको भी उतना ही टाइम हो गया है, मुझसे ज्यादा हुआ है, सॉरी आपसे कम हुआ मेरा। अरे सर, फिल्म वाइज हुआ होगा, अक्स पहली फिल्म थी पर बॉम्बे आप मुझसे पहले आए। ना ना ना, आप मेरे से पहले आए थे। अरे जब मैं आया तो आप ऑलरेडी जिम में वर्कआउट कर रहे थे। उल्टी कहानी। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लगा लीजिए आप 26 ईयर्स लगाइएगा टू बी प्रिसाइज, ठीक है ना, फ्रॉम द टाइम माई फर्स्ट फिल्म रिलीज 96 में हुई थी, तो उतने ही हो गए 26 साल। मैंने कभी टर्न अराउंड करके किसी को ये नहीं बोला है कि इसमें ऐसा है और मेरे साथ ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है। मेरी फिल्मों में से मुझसे लड़कियां ले ली गई, मेरे जो अपना हमेशा लोग कहते हैं कि भाई ये अंडररेटेड है, सारा कुछ है, ये है वो है। अगर मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो आप बाहर बैठे बैठे कहाँ से किस्से बना बना के कंप्लेन कर रहे हो भाई? आप समझ रहे हो ना? अब आज मतलब मैं कहाँ पे हूँ आज मैं इंडस्ट्री का इंसान हूँ ना। कल को मैं अगर अपने बेटे को लॉन्च करना चाहूँगा, अगर मेरा बेटा बोलेगा कि मैंने फिल्मों में आने, तो कल को आप मेरे ऊपर भी बोलोगे कि ये नेपोटिज्म में अपने बेटे को लॉन्च कर रहा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कहीं ना कहीं आप इसे सही मानते हैं। किस चीज को सही मानता हूँ मैं? जैसे अपने बच्चों को सपोर्ट करना या फिर स्टार किड्स को जो सपोर्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं वो ठीक है आपकी नज़रों में? मेरे लिए तो ठीक है। अगर मैं अपने बेटे को सपोर्ट करूंगा, मगर उससे किसी को ये हक नहीं बनता है कि मेरी तरफ उंगली डाले, क्योंकि मैं अपने बेटे को सपोर्ट करने से पहले शायद 50 लोगों को और भी सपोर्ट कर चुका हूं। आप समझ रहे हो? ओके, थैंक यू। अभिमन्यु सर, आप कुछ कह रहे थे कि इस हाँ नहीं, मैं आपका सवाल सही था, इसमें मैं और एंड मेन चीज ये है, कहानी आपने वो बीच में सवाल काट दिया। मेन चीज ये है कि जो मेरे नसीब में लिखा है
वो कोई नेपोटिज्म कोई नहीं ले सकता है। शाहरुख खान जो है उनसे बड़ा तो कोई यहाँ नहीं है। वो इंसान अपने बल पे आया, उड़ा के ले गया सबको। ये हारे हुए लोगों का होता है, उससे मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। हिम्मत है तो डटो। हम उस जमाने में पैदा हुए थे जिसमें हमें सिखाया गया था कि हिम्मत है तो डटे रहो, ये मत देखो कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आजकल ये सब बड़ा आसान है। कोई 10 दिन के लिए आप बॉम्बे गए, आप सोच के गए थे कि मैं ओवरनाइट शाहरुख खान बन जाऊंगा, करेक्ट है, और वहां जाके आपका कुछ नहीं बना, आपने बस ये वीडियो बना के रीलों में डालना शुरू कर दिया। अरे वहां बड़ी नेपोटिज्म, मेरे को ऐसा किया, मेरे को वैसा किया, वो किया। ऐसे थोड़े ना होता है यार। और नेपोटिज्म अगर इतना वर्क करता तो जितने स्टार हैं उनके बेटे बेटियां सब आज सुपरस्टार होते। करेक्ट। आप बताओ कि कितने एक्टर्स के बच्चे आज सक्सेसफुल हैं। करेक्ट। जितने लोग रूल कर रहे हैं इंडस्ट्री में सब बाहर के आए हुए। वो अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख खान हो गए, कोई भी यंगर जनरेशन को भी ले लो आप सब बाहर से आए, सब बाहर से आए हैं और वो गजब का काम कर रहे हैं। तो आप लोग बेवकूफ हो जो ये सब बातें कि काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है। हाँ नहीं, मेरा ये कहना है कि सही है, पर 50-50 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने लोगों को लेके आ रहे हो, जैसे मेरे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट फ्रेंड एक बार घर पे आए थे, तो यही बातचीत हो रही थी कि यार हम लोग वेट करते रह जाते हैं और सडनली वो रोल किसी और को मिल गया, तो बोले कैसे हुआ ये? तो बोला यार वहाँ पे तो बचपन से आना जाना है उन लोगों का, तो अपना बैठे, अरे ये रोल मैं करूँगा, मुझे करना है। अरे एकदम तुम करोगे यार, चल तू कर ले। हाँ तो ठीक है, वो होने दो आप, पर 50% उधर हो गया, 50% टैलेंट लेके आओ। ये उस दिन डिस्कशन हुआ। नहीं ऐसा कोई नहीं। सर एक काउंटर आर्गुमेंट जो दिया जाता है, हाँ। वो कहा जाता है कि जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं या जो इंडस्ट्री के बाहर से आते हैं, उनकी स्ट्रगल जहां खत्म होती है, मतलब एक फिल्म मिली, एक डेब्यू मिला, स्टार किड्स की वहां से शुरुआत होती है। हाँ, ये लेकिन बात वही तो अभी बोल रहे थे ना कि आप स्टार किड को, अगर मैं सपोज करो कि कल को मेरा बेटा बोलता है मुझे एक्टर बनना है, मैं उसको सिर्फ लॉन्च कर सकता हूँ और कुछ नहीं। उसके बाद उसको स्टार या कुछ मैं नहीं बना सकता हूँ भाई। यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई कैन नॉट मेक हिम अ स्टार if he is not capable, if he is not this thing. Only thing, as a father, as an emotional father, I will be able to launch him. I cannot make him a star. और उसके बाद में कोई एक और लड़का आएगा जो कहीं से भी आया होगा, कोई भी जगह ले लीजिए, पंजाब से होगा, कानपुर से होगा, कहीं से भी वो लड़का आया होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा उसका, वो कोई ऐसा रोल करेगा और उसका छोटा सा रोल होगा और उसके बाद अगली फिल्म उसको लीड मिलेगी और वो फिल्म कुछ गजब का कर जाएगी और वो सुपरस्टार बन जाएगा। वो किस्मत होती है, आप समझ रहे हैं। मैं अपने बेटे को किस्मत नहीं दे सकता हूं, मैं सिर्फ बिकॉज मैं उस पोजीशन में हूं आज, जिस पोजीशन में मेरे शायद फादर नहीं थे, करेक्ट है, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से नहीं थे और मेरे पास कोई इस इंडस्ट्री में नहीं था, तो मेरी जर्नी अलग थी। अब मेरे बेटे की जर्नी अलग है। बेटे की भी किस्मत है कि वो आपका बेटा अब उसकी किस्मत है, उसकी किस्मत। अब आगे ये भी उसकी किस्मत होगी कि अगर कल को वो, चलो उसको मैंने लॉन्च कर दिया जी, लेकिन उसके बाद क्या, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, उसके बाद क्या, कौन, अगर if he doesn't have it then it's gone. So where was the nepotism and where was this thing, what is the logic behind it? ऐसे तो फिर मैं गारंटी देता कि मेरा बेटा जो है वो 100% ये होगा और यही है और मैं बाकी किसी को आगे ही नहीं आने दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा सब कंपटीशन, मैं ये कर दूंगा, वो होता है अभी तो कॉफी नहीं आई है भाई। कॉफी नहीं आई, कॉफी नहीं आई। अच्छा, अरे चलते शो में लाके रख सकते हैं, कॉफी ला दो कोई। अच्छा अगला सवाल। तब तक तो चलते रहो। आप देख सकते हैं काफी छेड़ू मोहल्ला है हमारा। अच्छा अच्छा, वो किसी और को पूछने नहीं दे रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी है, तुम्हें बाद में छोड़ेंगे। और मुझे मेरे मोहल्ले की याद आ रही है, हर लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करते थे। तो आपकी वाइफ इंडिगो की फ्लाइट में थी, हाँ, आप साथ में थे, हाँ। और राम गोपाल वर्मा की आप पे नजर पड़ी। नहीं, इंडिगो में नहीं, इंडिगो में खाना खाने गए हुए थे। इंडिगो में खाना खाने? हाँ, इंडिगो रेस्टोरेंट है। ओ अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है बड़े स्टार है, मे बी इंडिगो की फ्लाइट करके खाना ना खाने जा रहे हो। अच्छा, इंडिगो रेस्टोरेंट था और मेरा मूड नहीं था कि मैं वहां जाऊं जी।
क्योंकि मैं कहा कि कहीं चल लो यार, जहाँ पे जाते ही खाना मिले अपने को। और यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती थी, तो भी मेरी वाइफ मुझे वहीं लेके गई, वहाँ लेके गई। लकीली 2-3 मिनट के अंदर हमको जगह मिल गई, हम अंदर गए और काफी भीड़ थी, सब भरा हुआ था। बस उसके बाद हम लोग खाना वाना खाए निकल गए। तो रेस्टोरेंट में आपने ऐसा क्या किया कि उनको लगा रक्त चरित्र हाँ, ये विलेन वही बनेगा? बता रहा हूँ। तो उसके बाद हुआ क्या कि सुभाष के झा करके एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पटना के जी, उन्होंने मेरे बारे में कुछ अच्छा आर्टिकल लिख रखा था गुलाल के टाइम पे। तो उनका मुझे फोन आया कि राम गोपाल वर्मा वांट्स टू मीट यू, डू यू हैव हिज नंबर? मैंने कहा नो। तो उसने बोला आई विल टेक्स्ट यू। तो उन्होंने राम गोपाल वर्मा का मुझे नंबर टेक्स्ट किया और बोले मिलने चले जाओ, तो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया, तो बोले आ जाओ। अब मैं उनसे एड्रेस मांग रहा हूँ, तो एड्रेस नहीं दे रहे, मुझे नहीं दे रहे। तो मैं उनके पुराने ऑफिसेज में पहुंच गया 2-3 जो फैक्ट्री वगैरह थी, तो बंद हो चुकी है कब से। फिर फाइनली करते करते किसी के थ्रू पता चला कि अरे जहाँ मैं रह रहा था वहाँ से बस 5 कदम के दूर पे उनका नया ऑफिस है मिल्लत नगर में। तो मैं वहाँ पहुँचा, जो भी है कास्टिंग वगैरह सब हो गई है, वो शूटिंग वूटिंग होने लगी। तो एक दिन उनके असिस्टेंट ने मुझे बताया कि डू यू नो सर हाउ योर कास्टिंग वाज डन? मैंने कहा नो, आई एम नॉट अवेयर। तो उसने बोला कि रण करके एक फिल्म थी, अमित जी भी थे उसमें, रामू जी ने डायरेक्ट की थी, सुदीप करके एक्टर था कन्नड़ का उसमें, और नीतू चंद्रा थी। तो उन्होंने बोला कि हम लोग रण का पोस्ट खत्म करके वहाँ पहुँचे और रामू जी ने हम लोग को बहुत गुस्से में देखा कि यू बंच ऑफ इडियट्स, यू हैव गॉट मी हियर, यू थिंक आई एम गोना वेट टू हैव माय डिनर, लेट्स गो फ्रॉम हियर। अरे सर वेट। उन लोगों ने रोका, सर 2 मिनट में बस अभी ऐसा हो जाएगा। तो करते करते उनकी नज़र मुझ पे पड़ी, मैं वहाँ बैठ के खाना खा, और मैं बहुत ही डिसेंट लग रहा था, क्लीन शेवन वेवन ये वो करके। तो उन्होंने बोला हु इज दिस मैन? तो उसने, एक असिस्टेंट ने बोला ही इज एन एक्टर, अभी इसने गुलाल में काम किया। अच्छा, ओके, ही विल प्ले बुक्का रेड्डी। दैट्स इट। एंड दैट्स हाउ बुक्का रेड्डी की कास्टिंग हुई। और बहुत मज़ा आता था उनके साथ मीटिंग करके। वो जैसे किस्से सुनाते थे और जिस तरह से वो बात करते थे। हैव यू ट्राई ड्रिंकिंग इन द मॉर्निंग? मैंने कहा नो सर। Oh, don't try. But my character, Obul Reddy, used to drink 24/7. He was a very nice guy till the time he was drunk. But he was always drunk. So, उनका एक तरीका था बहुत ही बढ़िया, मतलब वो हुआ। तो कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है और किसी को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा सच था, लेकिन चूंकि रामू जी ने नहीं, मुझे उनके असिस्टेंट ने बताया ये बात कि ऐसे हुई थी कास्टिंग। इंटरेस्टिंग। और उन्होंने डायरेक्ट सुभाष के झा से मेरा नंबर लिया, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर पड़ा हुआ था। उसको किसी ने बताया उनको कि ये इज फ्रॉम बिहार। तो बोला ओके, आई नो वन जर्नलिस्ट, जस्ट फाइंड आउट हिज नंबर। सो सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स प्लीज टेक नोट, नेक्स्ट टाइम आपकी गो टू इंडिगो या गर्लफ्रेंड आपसे कहे डिनर पे चलो तो चले जाओ। हाँ, यस। सो सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स प्लीज टेक नोट, नेक्स्ट टाइम आपकी गो टू इंडिगो या गर्लफ्रेंड आपसे कहे डिनर पे चलो तो चले जाओ। हाँ, यस। देखो राजा अवस्थी, ऐसा है कि हमको पता था कि आप कानपुर से सीधा इधर आने वाले हो एबीपी के ऑफिस, ठीक है? तो हम भी कानपुर से इधर ही आ गए, ठीक है? वैसे तो कंगना रनौत को किसी की परमिशन की ज़रूरत है नहीं, पर चूंकि आई एम वेरी सस्ती कॉपी ऑफ कंगना रनौत, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, परमिशन लेना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे साथ वो आंखें वाला पे डांस कर लीजिए ना। मना मत करिएगा सर, बहुत रिक्वेस्ट करूँगी फिर मैं। आंखें खुली हो या सर, मना मत करना सर, प्लीज़ सर। ये सुबह से ऑफिस में नाच रही है सर, मेरा दिल धक धक हो रहा है सर, मत करो ना सर। हाँ सर। फोटो पीछे। Make some noise for Abhimanyu Singh and Bhavna. Well done. But genuinely very nice. Well done, well done. आंखें खुली हो या हो बंद, ये सॉन्ग इज एन एपिक सॉन्ग। इतना बड़ा कास्ट, इतना सारा क्रू और एक से बढ़कर एक डांसर्स, उसमें यंगस्टर्स एंड वो जो डेब्यूटेंट्स भी और वो जो फ्रेशली आए हैं। तो क्या चल रहा था जहन में?
कितनी तैयारी इसमें गई थी? Can you नहीं, take us through हमारे this जहन dance? में तो बस यही चल रहा था कि अगला बस शॉट ओके हो जाए, हमारी वजह से ना कट हो। हमारी वजह से कट ना हो, बाकी जो मर्जी होता रहे, 50 बार रीटेक हो, बट अपनी वजह से नहीं होना चाहिए। यही चल रहा होता था दिमाग में बस। अच्छा, आप तीनों मतलब ऑन कैमरा तो आप लोग बेस्ट ऑफ बड्स बने ही थे, ऑफ कैमरा कैसी केमिस्ट्री थी आपकी? अच्छे दोस्त थे हम लोग उस टाइम पे। हाँ हाँ, उदय ने और मैंने तो उसके बाद 2-3 फिल्में साथ में की। राइट, मेरे यार की शादी। यार की शादी है, चरस। यस, इंटरेस्टिंग। ऑलराइट मोहल्ला। मेरा पहला सवाल अभिमन्यु जी से है कि आपने इतनी सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, किसी को डेट पर लेकर गए, किसी के साथ इश्क विश्क हुआ? आना चाहती हैं आप मुझे? अभी जैसे ही घर पहुंचूंगा तो बिना नाम गोली मार देगी। बिना नाम लिए आप किस्सा बता दीजिए। किस्सा? झूठ किस्से बताने का क्या मतलब है? कोई तो एक ऐसी एक्ट्रेस होगी जिसके साथ आपको काम करके बहुत मजा आया। इस पे मैं एक शेर कह देता हूँ। वो पूछते हैं गालिब हाले दिल हमसे, हम उन्हें क्या बताएं कि इसमें कुछ नाम पर्दा नशीनों के भी आते हैं। अरे वाह। अब थोड़ा आजम की भी बात कर लें। तो आजम में जो आपका किरदार है, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तो हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला, क्या आपने फीस अपनी आधी कर दी? आपने कहा कि नहीं, और रातें डबल कर दी। ऐसा है? इतना भाया आपको आजम में अपना कैरेक्टर? नहीं, सो आजम में कैरेक्टर का चक्कर नहीं है। आजम जब पहली बार मुझे इस फिल्म के बारे में बताया गया था तो मैंने ना कर दिया था। मैंने ना कर दिया था क्योंकि मेरे को, जैसे एक आपका बंदा आके आपको बोलता है कि ये वाली एक चीज़ है, ये आया है, एक ये आया है और इस तरीके से ये आया है और एक ये कहानी है जो एक रात की कहानी है, तो आराम से एक सेकेंड, ये रात की कहानी को तो साइड पे ही कर दो क्योंकि ये हमने करनी नहीं है। एक रात की कहानी करने का मतलब है कि 30, 35, 40 रातें। और मैं इतनी रातें अब शूट नहीं करता हूँ। सो एनीवेज, तो रात गई बात गई और उसके बाद फिर कुछ हफ्तों के बाद मैं रैंडमली जो स्क्रिप्टें मेरे पास आई थी उनमें से एक स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और मैं अचानक से अपने मैनेजर को बोलता हूँ भाई ये मुझे बहुत पसंद आई है स्क्रिप्ट, ये हम लोग को करनी चाहिए। तो वो देखता है ये तो वही है जिसके लिए हमने ना बोल दी थी। तो फिर हमने उन्हें ढूंढा, हमारे डायरेक्टर को, और ये ज़रूर मैंने बोल दिया था कि अगर वो रोल उन्होंने किसी और को भी दे दिया है तो कोई और पार्ट हो जो 3-4 रातों का हो या कुछ हो, हम वो भी करने को तैयार हैं। Our thing is we've loved the script so much that we want to be a part of it. Okay. And अभिमन्यु सर कब जुड़े इस कास्ट में? How did that happen? मैं भी शुरू में ही जुड़ा। मेरे पास कॉल आया, डायरेक्टर आए खुद और मुझे नरेट किया तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा काफ़ी, बिकॉज अंडरवर्ल्ड है। काफ़ी टाइम के बाद ऐसे रियल एंड रॉ फिल्म आप देखेंगे अंडरवर्ल्ड के ऊपर, बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के ऊपर। तो मुझे फील बहुत अच्छा लगा, सीन्स जिस तरह से लिखे हुए थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कोई डाउट था ही नहीं, मैंने कहा मैं करता हूँ यार। और मैं और जिमी जानते एक दूसरे को बहुत सालों से हैं, लेकिन काम करने का मौका पहली बार मिला तो एक अलग लेवल का कंफर्ट था सेट पे। और चारों तरफ हमारे इतने बेहतरीन एक्टर्स, सयाजी शिंदे, रज़ा मुराद, गोविंद नामदेव, वन ऑफ द बेस्ट। तो बहुत ही एक अच्छी टीम मुझे बनती हुई दिखी कि यहाँ पे मज़ा आएगा क्योंकि हर कोई दिग्गज है। और जब ऐसे सिचुएशन में आप हो जहाँ पे हर कोई दिग्गज है तो अब आपका ऑलरेडी मोरल अपलिफ्ट हो जाता है और आप अपना बेस्ट वहाँ देने लगते हो। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हुई, मेरे दिमाग में कोई डाउट नहीं था, मैंने कहा करूँगा तो मैं ज़रूर इसको। और इस तरह से मैं ऑन बोर्ड आ गया और हम लोग शुरू हो गए। क्यों मुस्कुरा रहे? मैं यही सोच रहा हूं। उनके दिमाग में कुछ चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ क्या क्या बोला था जो जो वापस से पूछा जाएगा। मोहल्ला वैसे काफी शांत हो गया। हाँ, मोहल्ला शांत क्यों हो गया? यहाँ खड़े हैं हम सारे। I want to give you both something. I'll just come in the frame and I'll give you this. ये आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए हैं तो ये हमारी तरफ से है। बादशाह, you can also have it. इससे किसी को कुछ याद आया हो ना आया हो, लेकिन जिमी जी आपको ज़रूर कुछ याद आया होगा। हाँ, याद आ गया। तो गुलजार साहब के साथ आपने एक फिल्म की थी माचिस, आपकी शुरुआती दिनों की फिल्म थी। कोई शॉट बहुत अच्छा जाता था, आपको टॉफ़ी मिलती थी।
वो टाइम एक अलग था। आज के टाइम में जब डायरेक्टर को आपका कोई शॉट पसंद आता है या आपका काम किसी फिल्म में पसंद आता है तो किस तरह के गिफ्ट्स मिलते हैं? तब तो टॉफी मिल जाती थी और खुश हो जाते थे। अभी तो कोई कुछ नहीं देता है। नहीं, मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा है ऐसा बंदा जो इवन टॉफी भी बांटता हो अगर आपने अच्छा शॉट दिया हो। नहीं, अब कॉम्प्लीमेंट्स टॉफी से ज़्यादा वर्क करते हैं। हाँ, डायरेक्टर ने बोला अरे बहुत बढ़िया शॉट है यार, कमाल, मज़ा आ गया, तो आप समझिए कि हमारी मेहनत सफल हो गई और हमें अच्छा लगता है कि अब इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। सही बात है। बट गुलजार साहब के साथ आपके वो दिन अगर आप याद करते हैं तो सबसे प्यारी मेमोरी कौन सी है जो याद आती है? बहुत सारी मेमोरीज हैं, बट ये सब आई थिंक बड़ी यूनिक और प्यारी मेमोरी है। टॉफियाँ जो वो ऑरेंज कैंडीज दिया करते थे, बहुत अच्छा शॉट दिया तो एक, और अगर आउटस्टैंडिंग दिया है तो 2। मतलब हाँ, एक सीन मुझे 2 मिली थी, वो जहाँ पे आपका किरदार अपनी स्टोरी बता रहा है। हाँ, अपनी स्टोरी बता रहा है वो वाले में। हाँ 2 मिली थी। अभिमन्यु जी, आपको भी कुछ मिला है कभी किसी डायरेक्टर से ऐसे कुछ, ऐसे छोटे छोटे प्यारे से कोई गिफ्ट्स? प्यारे से गिफ्ट तो मुझे कुछ ऐसे नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन एक बार मुझे गिफ्ट मिला था जूता। खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए। आप ऐसे मतलब क्यूरियस हो गए कि पता नहीं किसने मारा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पहनने के लिए मिला। मैं मॉम की शूटिंग कर रहा था श्रीदेवी मैम के साथ, और कुछ ऐसा शॉट हुआ, वो बहुत खुश हो गई। वो कुछ उन्होंने बोनी जी को बोला, तो बोनी जी मुझे ऐसे देख रहे थे, तो मेरी नज़र गई बोनी जी के जूते पे। मैंने कहा जूता तो बहुत अच्छा पहन रखा है सर आपने। तो उसी वक्त उन्होंने वो जूता खोल के मुझे दे दिया। मैंने कहा अरे भाई नहीं चाहिए मुझे सर, क्या कर रहे हो आप, नहीं चाहिए मुझे। तो मेरे बॉय को बोला नहीं, अपने बॉय को बोला जाओ इनके रूम में रख के आओ। वो रूम में रख दिया उन्होंने। फिर डायरेक्टर आया शाम को, बोला अरे ये शूज़। मैंने कहा बोनी जी ने गिफ्ट किया है। अरे प्राडा के शूज़ गिफ्ट कर दिए, इतना महंगा जूता। वो ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि मेरे को छोटा हो रहा था, पर अब क्या करूँ, एकदम जबरदस्ती उन्होंने दे ही डाला तो मैंने ले लिया। एक मोमेंटो की तरह। एक मोमेंट, हाँ, अपना पड़ा हुआ। अच्छा, अपनी फिल्मों से मोमेंटो कलेक्ट करते हैं कभी कि मतलब ये जैसे मान लीजिए माचिस से माचिस, या आई मीन जस्ट गेसिंग, बट ऐसा मैं क्लैब बोर्ड्स जो होते थे वो कलेक्ट किया करता था। अभी भी है आपके पास? आई थिंक शुरुआत से लेके काफ़ी करीब पहली 25-30 फिल्मों तक मैंने वो कलेक्ट किया। उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि वो रखने की जगह नहीं। आपसे? मैं कुछ कोई एक शर्ट ले लिया, या गुलाल से क्या लिया? गुलाल से शर्ट लिया था एक। Okay. हाँ, बांधनी का शर्ट, जो राजस्थान का जो वो स्पेशलिटी होती है। सूर्यवंशी से एक स्वेटर ले लिया था। तो ऐसे कुछ एक आध चीज़ें मैं रख लेता हूँ अगर मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर लग रहा है तो। जैसे बुक्का रेड्डी की लुंगी पड़ी है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो भिजवा सकता हूँ, आप पे सूट करेगी। प्लीज, आई वुड लव दैट। आज तक मुझे किसी स्टार ने कुछ गिफ्ट नहीं किया। मैं दूंगा। जूता भी आपको चलेगा। प्राडा का जूता सर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, आईटी वाले अलग घर आ जाएंगे। ये प्राडा का जूता पहन के 9 to 5 वाली जॉब कैसे कर रहा है? बट थैंक यू सो मच अभिमन्यु सिंह, थैंक यू सो मच जिमी शेरगिल हमारे मोहल्ले में आने के लिए। मेक सम नॉइज मोहल्ला।